बच्चों, आज हम व्यवसायिक अध्ययन में पढ़ेंगे अध्याय 13 नृत्यत्व एवं संप्रेषण। तो अभी हमारा नृत्यत्व के बारे में मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि नृत्यत्व क्या है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। आज हम पढ़ेंगे नृत्यत्व के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य की बात करें तो नियोजन और निर्देशन। औद्योगिक संगठन में जो नियोजन और निर्देशन का कार्य है वो भी नृत्यत्व के माध्यम से किए जाते हैं। हर नृत्यत्व का पहला कार्य होता है नियोजन करना और उसका निर्देशन करना। तो इस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग अच्छे तरह से चले, प्रतिवर्ष अधिक से अधिक लाभ उपार्जित करें, उसके लिए उसमें नियोजन और निर्देशन का कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से पहला कार्य हमारा होता है नियोजन और निर्देशन का कार्य, और ये नृत्यत्व के माध्यम से किए जाते हैं। फिर नृत्यत्व का दूसरा कार्य होता है सूचनाएं और तकनीकी सहायता। पहला हो गया नियोजन और निर्देशन, और दूसरा है सूचनाएं एवं तकनीकी सहायता। प्रत्येक उद्योगों में नृत्यत्व जो होता है वो समूह सदस्यों को कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है और उन्हें कार्य करने के लिए तकनीकी की व्यवस्था भी नृत्यत्व के माध्यम से की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले औद्योगिक कठिनाइयों में जो भी ऐसी सूचनाएं जिसके माध्यम से कठिनाइयों को दूर करें, कार्य को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए जिन तकनीकी का प्रयोग कर सके, ये सारी चीज नेतृत्व के कारण यानी नेतृत्व के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो सूचनाएं और तकनीकी सहायता का कार्य भी कौन करता है? नेतृत्व करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा जो है नेतृत्व का कार्य है वो है अभिप्रेरणा प्रदान करना। अभिप्रेरणा के बारे में मैंने पिछले कक्षाओं में बताया था कि उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना जिससे कि वो स्वेच्छा से अधिक कार्य कर सके। तो नेतृत्व में यानी जो कार्य का मार्गदर्शन करता है, जो देखरेख करता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देता है, अभिप्रेरणा कराता है, जिससे कि वो अपने कार्य को अधिक से अधिक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी नेतृत्व के माध्यम से होता है। अब हम अगला इसके कार्य की बात करें तो अगला कार्य है सदस्यों की प्रोन्नति एवं विकास। जो भी सदस्य हैं जिनके माध्यम से हम उद्योगों को संचालित कर रहे हैं, जो संगठन में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन सभी सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए उनको हर साल प्रोन्नति भी किया जाता है, और प्रोन्नति करने का कार्य भी नेतृत्व के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सदस्यों की प्रोन्नति और विकास का कार्य भी नेतृत्व के माध्यम से किए जाते हैं। एक नेता अपने समूह का चाहता है कि हमारे समूह का अधिक से अधिक विकास हो, और उसके लिए नेतृत्व ही सहायक होता है। इस तरह से हम पांचवें इसके कार्य की बात करें तो अभिप्रेरणा और समन्वय। अभिप्रेरणा के बारे में मैंने बता
दिया कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए, उनकी योग्यता और क्षमता का विकास करने के लिए अभिप्रेरित करना। तो अभिप्रेरणा यानी योग्यता और कर्मचारी के क्षमता के बीच में समन्वय का कार्य भी नेतृत्व ही कराता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा में यानी कि समूहों में सदस्यों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरित होता है। अतः इस बात पर निर्भर करता है कि अभिप्रेरित सदस्य, अभिप्रेरित कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, वो स्वेच्छा से अपने कार्य को करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा यानी कर्मचारियों के क्षमता, कार्य करने की क्षमता और उसकी योग्यता के बीच में समन्वय का कार्य करता है। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आदर्श प्रस्तुत करना। देखिए, आदर्श यानी अपना अच्छा चरित्र दिखाना। तो जो नेतृत्व करता है, जो आगे आगे चलता है, अपने समूह का जो लीडर होता है, वो एक आदर्शवान होना चाहिए, एक चरित्रवान होना चाहिए, लोगों के बीच में अपना एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत करे जिससे कि लोग उसके चरित्र को धारण करके, उसके बातों को मान करके और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व निष्पक्ष, योग्य और निष्ठावान और साहसी भी होना चाहिए। इनमें ये गुण होना बहुत जरूरी है कि उसमें किसी बात की पक्षपात की भावना ना हो, साहसी हो, यानी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या भी आए तो उन समस्या का सामना करते हुए अपने सदस्यों का नेतृत्व करते हुए और कार्य को पूरा करने में सफल हो। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि नेतृत्व के कार्य में कई कार्य हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख कार्यों को यहाँ पर लिया और इन प्रमुख कार्यों में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि नियोजन और निर्देशन का कार्य, दूसरा है सूचनाएं और तकनीकी सहायता, तीसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करना, और चौथा है सदस्यों की प्रोन्नति एवं विकास करना, और पांचवा है अभिप्रेरणा और समन्वय। मैंने बताया था प्रेरणा कर्मचारी के क्षमता और योग्यता के बीच में समन्वय स्थापित करना है, और आदर्श प्रस्तुत करना यानी कि हर जो सदस्य का लीडर होता है उसमें एक अच्छा चरित्रवान और निष्ठावान हो, जिससे उसके आदर्श को माने और कर्मचारी अपने कार्य को अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम नियोजन नेतृत्व के कार्य के बाद हमारा इसमें दूसरा पॉइंट हमने लेके आए हैं नेतृत्व के महत्व। नेतृत्व के महत्व, जिस तरह से नेतृत्व का कार्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, इसी तरह से नेतृत्व के भी महत्व हैं और उन महत्वों को हम देखते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में इसके तो बहुत ही महत्व बताए गए हैं, लेकिन हम इसके कुछ महत्व के पॉइंटों को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अभिप्रेरणा का स्रोत।
अभिप्रेरणा का स्रोत। तो प्रायः अधिकांश कर्मचारियों में कार्य करने की स्वतः से कार्य करने की अभिप्रेरणा नहीं होती है। मतलब प्रायः ऐसा देखा गया है कि अपने से कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं, उसको अभिप्रेरित जब हम करते हैं तो वो यानी अभिप्रेरित करना यानी कार्य करने के लिए उकसाना, कर्मचारी को कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना, उकसाना, अभिप्रेरित करना होता है। तो नेतृत्व का पहला क्या होता है महत्व कि अभिप्रेरणा का स्रोत है, यानी कार्य करने के लिए कर्मचारियों में अभिप्रेरित करने का कार्य कौन करता है या इसका क्या महत्व है? नेतृत्व है। तो अभिप्रेरणा का स्रोत इसे माना गया है। अब हम दूसरी बात अगर करें कि दूसरा महत्व इसके कौन से हैं, तो दूसरे महत्व में आता है नियोजन संबंधी कमियों को दूर करना। पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, नियोजन संबंधी कमियों को दूर करना, यानी संगठन में नियोजन के संबंध में कोई कमी है, कोई दिक्कतें हैं, उपक्रम में नियोजन और संगठन के संरचना में उच्च प्रबंधन कार्य कुशलता को बनाने में कुछ कमियां हो जाती है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं संगठन में काम कराने में कुछ कमियां नजर आती है, तो उन कमियों को दूर करने का काम यानी दूर करने का काम कौन करता है? नेतृत्व। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन संबंधी कमियों को दूर करने में भी नेतृत्व का अपना एक अलग महत्व है। अब आता है दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया महत्व में। तीसरा है परिवर्तन के अनुसार समायोजन। परिवर्तन के अनुसार समायोजन। तो आधुनिक समय में आज तो आप समझ रहे हैं ये परिवर्तन का समय है, हर चीज नए नए तकनीकी योग्यताएं, सूचनाएं, तेजी से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और इन परिवर्तनों में नेतृत्व का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि परिवर्तन यानी कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना भी आवश्यक है। अगर किसी उपक्रम में पुरानी परंपरा से अगर हम उत्पादन करते हैं और अगर नई कुछ तकनीकी आती है और उसका हम उपयोग न करें तो हम अन्य संगठनों की अपेक्षा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो नई नई तकनीकी आती है उसका प्रयोग करने से कम लागत पर और उच्च किस्म के वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि परिवर्तन के अनुसार समायोजन करने में ये नेतृत्व अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो ये 2 बच्चों हो गए परिवर्तन के अनुसार समायोजन में। अब एक अगला पॉइंट हमारा है, नेतृत्व की महत्व की बात करें तो सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला। सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला। तो नेतृत्व में विभिन्न व्यक्ति कार्य करते हैं और विभिन्न व्यक्तियों से सहयोग की आवश्यकता भी होती है। अनेक प्रकार के धर्म वाले, अनेक जाति के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग के कर्मचारी रहते हैं और उन सब से सहयोग प्राप्त करने का कार्य नेतृत्व के माध्यम से होता है। भाई एक उद्योग है या कुछ एक संगठन में कुछ कर्मचारी आपके अधीन है, तो उसमें अलग अलग धर्म के, जाति के और भाषा के लोग हो सकते हैं। उन सब में एक रूपता स्थापित करने का कार्य कौन करता है? नेतृत्व के माध्यम से होता है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि सहयोग प्राप्त करने का आधारशिला नेतृत्व का होता
है। अब हम इसके 5वें पॉइंट में बात करें तो 5वां पॉइंट है मधुर औद्योगिक संबंध। यानी उद्योगों में सभी के बीच, कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों या मजदूरों, सभी के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने का कार्य भी नेतृत्व की क्षमता पर निर्भर करता है। तभी तो उपक्रम सफल होगा। अगर कर्मचारियों में संबंध ठीक नहीं है, जो आपके कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके बीचों में तालमेल ठीक से नहीं बैठता है, तो निश्चित रूप पे आप ये मान के चलिए कि आपका उद्योग अच्छे से हर साल अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा। उत्पादन उसका जितना अपेक्षा रखते हैं उससे कम ही प्राप्त होगा। तो इसलिए मधुर औद्योगिक संबंध भी स्थापित करने का काम नेतृत्व के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेतृत्व के महत्व की बात करें तो हमारा कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिया है। एक बार फिर से मैं आपको इन पॉइंटों को बता दूं। ये इधर अभिप्रेरणा का स्रोत, नियोजन संबंधी कमियों को दूर करना, परिवर्तन के अनुसार समायोजन, सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला और मधुर औद्योगिक संबंध। इस तरह से ये आपके नेतृत्व के महत्व के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं नेतृत्व के कार्य और महत्व। एक बार फिर से मैं इन दोनों पॉइंटों को आपको बता दूं कि कौन कौन से महत्व हैं। तो कार्य में पहले मैंने आपको बता दिया था कि नियोजन और निर्देशन का कार्य होता है, फिर सूचनाएं और तकनीकी सहायता, फिर अभिप्रेरणा प्रदान करना, फिर सदस्यों की प्रोन्नति एवं विकास, फिर आपका है अभिप्रेरणा और समन्वय, फिर आदर्श प्रस्तुत करना। आदर्श प्रस्तुत करने का मतलब मैंने बताया था कि जो भी नेतृत्व करने वाला होता है वो अगर अच्छे चरित्र वाला हो, एक आदर्शवान हो, तो उससे उसके कार्य पर, उसके सदस्यों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ये नेतृत्व के कार्य में आ गए। महत्व में मैंने बताया। इसके कभी कभी बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हो कि नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि अभिप्रेरणा कराने का कार्य कौन करता है? जो हेड होता है, जो सदस्य का मुखिया होता है, जो उसका देख रेख करता है, जो लीडर करता है, लीडरशिप करता है, जो नेतृत्व करता है, आगे आगे चलता है, वही आपको आगे काम करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है। तो इस तरह से अभिप्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इसी तरह से जैसे कभी एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि अच्छा बताइए कि परिवर्तन के साथ समायोजन को समझाइए, तो आप इसमें बता सकते हो कि आज आधुनिक युग में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। हर चीज जो आज नया है आने वाले कुछ दिनों में वो पुराना हो जाता है। तो हम नए नए यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनका कार्य कैसे कराना है, इसके बारे में भी जो है ये नेतृत्व के माध्यम से होता है। तो इस तरह से बच्चों ये नए नए परिवर्तन के साथ समायोजन करने का कार्य भी कौन करता है? नेतृत्व करता है। कभी कभी एक शब्दों में प्रश्न आ जाता है कि सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आया सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला क्या है, तो एक शब्द में अगर उत्तर आता है तो आप लिख सकते हैं कि सहयोग प्राप्त करने का आधारशिला नेतृत्व है। तो कुल मिलाकर अगर इससे संबंधित अगर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं एक शब्दों में,
3 शब्द का आंसर क्या होगा? नेतृत्व होगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको देने जा रहा हूं। पिछले क्लास में भी मैंने प्रश्न दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने उसका आंसर लिखकर मेरे व्हाट्सएप में भेजा था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भेजा। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि प्रश्नों का जो भी उत्तर पूछा जाए उसका उत्तर आप अवश्य लिख करके दें, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं। आप प्रश्न में पहला प्रश्न आप लिख लीजिए कि नेतृत्व के 2 कारक लिखें। 2 कारक लिखें। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि नेतृत्व के 4 महत्व लिखे। ये मैंने 2 प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आपको लिखना है और लिख करके व्हाट्सएप में भेजना है।